हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आई हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका नाम है समानता। तो इस चैप्टर के तहत हमने देखा कि हमारे समाज में लोगों को किस प्रकार से समानता का अधिकार प्राप्त है, किस प्रकार से लोग एक वोट देते हैं सभी, या फिर वो कितने गरीब हो या फिर कितने अमीर हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन इसी के तहत हमने देखा कि हमारे समाज में कुछ असमानताएँ भी मौजूद हैं, जो हमारे समाज के जो दबके के जो लोग होते हैं उन्हें इन सब का सामना करना पड़ता है। इसके तहत हमने वाल्मीकि जी की जो है आत्मकथा जो जूठन थे उसके कुछ पाठ हमने पढ़े कि उनको किस प्रकार से स्कूल में जो है समानता का सामना करना पड़ा। वहीं हमने जो है अंसारी दंपति की केस को देखा कि किस प्रकार से उन्हें मुस्लिम होने के कारण उन्हें जो है किराए पर रूम नहीं मिल रही थी, है ना। तो इस प्रकार की असमानताएं हमारे समाज में मौजूद हैं। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो इसके तहत हम देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र में, जो भारत का लोकतंत्र है, उसमें किस प्रकार से लोगों को समानता प्राप्त है और कहीं कहीं असमानताएं भी मौजूद हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म शैक्षणिक और आर्थिक जो है पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वो सब जो है समान माने जाएंगे। कानून के सामने जो है उनका जो है समान अधिकार है ना। लेकिन इसके बाद भी हम कहीं कहीं ये कह सकते हैं कि समानता जो है बिल्कुल जो है विद्यमान है, उसके जगह जो है असमानताएँ भी देखने को मिलती हैं। तो असमानताएँ खत्म नहीं हुई हैं, ये भी हम कह सकते हैं ना। ये खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी कम से कम जो है एक भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को जो है समानता के सिद्धांत को मान्यता जो है दिया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इस प्रकार के व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ जो है कानून खड़ा होता है ना। उसके जगह पे जो है कार्रवाई की जाती है, जो जिस व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है ना। अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। जो कि अब कानून बना दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो है कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है ना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। समानता को स्थापित करने के लिए जो हमारे समाज में जो है जो प्रावधान किया गया है, अब उसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान जो प्रावधान करती है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। प्रथम, किस प्रकार से वो जो है इसका प्रावधान करती है। तो पहला जो है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति को समान माना गया है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू कामगार करने वाली नौकरी और महिला तक को सभी को एक जैसा कानून का पालन करना पड़ता है। किसी के लिए विशेष प्रावधान नहीं है ना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उनके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि शामिल है। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़क और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा जो है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो हम समानता को स्थापित करने के लिए जो सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो है उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें पहला है कि हर व्यक्ति जो है या फिर वो जो है देश का राष्ट्रपति हो या फिर कांता जैसे कोई घरेलू कामगार हो, सभी को एक प्रकार का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम निजी जाति के हो, है ना। या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर नहीं कहीं जाने के से रोका जा सकता है कि तुम नीची जाति के हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते, सार्वजनिक जो है तालाब का उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो भेदभाव है उसको समाप्त कर दिया गया है। फिर किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि तुम अलग हटो, तुम अछूते हो, है ना। तो अस्पृश्यता का भी उन्मूलन जो है कर दिया गया है। इस प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्ति को जो है दंड दिया जाएगा, है ना, संविधान के द्वारा। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला जो लागू किया है वो कानून के द्वारा लागू किया है। दूसरा सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रम और सुविधाहीन समाजों की मदद करके, है ना। तो आइए देखते हैं कि कानून के द्वारा किस प्रकार से जो है लागू किया गया है, और दूसरा जो है कार्यक्रम सरकार द्वारा बनाकर किस प्रकार से इस समानता को हटाने की कोशिश की जा रही है ना।
भारत में अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं जो है यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, अब वो जो है अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस दिशा में किस प्रकार के जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम में एक मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की जो व्यवस्था आप देखते हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो है चलाई जाती हैं, ये जो है कार्यक्रम है ना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में जो है प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को 6 महीने के अंदर इस योजना को अपने जो है स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए थे, है ना। तो ये मिड डे मील योजना से क्या होता था दोस्तों कि स्कूल में विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न जाति के लोग आते थे, है ना, जो बच्चे आते थे तो वो एक साथ भोजन करते थे, तो उनमें जो है समानता का जो है एक दृष्टि उभरता था कि हम सभी समान हैं ना, किसी में जो है ऊंच नीच या अमीर गरीब जैसा फ़र्क दिखाई नहीं पड़ता था। और कभी कभी जो ये मिड डे मील बनाने वाली जो औरतें होती थी वो भी दलित परिवार की होती थी, जो तो पहले जो ये सोच थी लोगों की कि दलित के हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे, तो उनके बनाए हुए खाने को खाकर जो है समानता कहीं ना कहीं जो है विद्यमान स्थापित हो रही थी, है ना। तो ये सरकार द्वारा जो है सरकार के कार्यक्रम थे। कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। जो कि पहले जो है भोजन जो लोग ऐसे बच्चे जो जिनको अच्छा जो है नियमित भोजन नहीं मिलता था, वो स्कूल नहीं आ पाते थे, जो है अनियमित रूप से स्कूल आते थे। लेकिन अब ये नियमितता जो है बढ़ती जा रही थी, है ना। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाने घर चले जाते थे और फिर वापस ही लौट कर नहीं आते थे, लेकिन जब अब स्कूल में ही ये व्यवस्था कर दी गई है तो वो घर जाते नहीं हैं और पूरे दिन जो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं, है ना। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें अपने काम छोड़कर दोपहर में बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था दोस्तों, अब उन्हें जो है ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में खाना खा लेते हैं। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर वे भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रख लेते हैं। तो इस प्रकार से दलित महिलाओं द्वारा बनाए गए भोजन को या फिर ऊंचे जाति के बच्चे हो या निम्न जाति के बच्चे हो, सभी ग्रहण करते हैं, है ना। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन जो है विद्यार्थियों की भूखमरी की भी शिकायत को जो है निपटा दिया है, और जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे, इस कारण से जो है उनका पढ़ाई में जो है मन नहीं लगता था, वो केंद्रीकृत खुद को नहीं कर पाते थे। इस प्रकार की समस्या से जो है उन्हें निजात प्राप्त हो गया है ना। तो ये मिड डे मील जो सरकारी योजना थी, सरकार द्वारा चलाई गई, इसका जो है मुख्य जो है उद्देश्य आप बताएं तो समानता को स्थापित करना था, है ना। सभी बच्चे जो है यहाँ पे देखिए कि एक साथ जो है बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो ये जो है आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उच्च जाति के होंगे, जो निम्न जाति होंगे, लेकिन इनमें सभी में यही जो है एक समानता दिख रही है कि हम सभी समान हैं। इसके सभी के दिमाग में यही आ रहा होगा कि हम सभी समान हैं, कोई स्पेशल नहीं है ना। आइए आगे देखते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों की बच्चे पढ़ते हैं और उन स्कूल में बहुत अलग जो है आपको असमानता दिखेगी। जहाँ पे अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें जो है आप सुविधा के हिसाब से बहुत फ़र्क देख सकते हैं। अमीरों के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ऐसे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ जो जर्जर पड़ी हुई है, वहाँ पे अधिक जो है आवश्यकता अनुसार वहाँ पे टीचर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे स्कूल की जो है दशा हो रखी है ना। तो इस प्रकार की असमानताएं मौजूद है। आप क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। आज भी देश के कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि वाल्मीकि जी की हमने स्टोरी पढ़ी थी कि उनके साथ किस प्रकार से स्कूल में व्यवहार किया जाता था, इस बिना पे कि वो निम्न जाति के थे, है ना। उनके साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था अन्य बच्चों की तुलना में। तो इस प्रकार की स्थिति अभी भी कुछ कुछ स्कूलों में देखने को मिलती है, हालांकि सभी स्कूलों में नहीं, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे ऐसी स्थिति अभी भी देखने को मिल जाती है जहाँ पे बच्चों को जो है उसकी जाति के आधार पर इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है।
इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, जो है अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमान व्यवहार करते हैं। सभी लोगों को पता है कि ये जो है व्यवहार, हमें असमानता का व्यवहार जो है गैर कानूनी है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सब जानते हुए भी लोग किसी की अपंगता का जो है मजाक उड़ाएंगे। कोई स्त्री है तो ये काम नहीं कर सकती है, इस प्रकार की असमानता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। आप इस जॉब में देखें तो एक स्त्री जो है पुरुष के हिसाब से ही वही कार्य को कर रही है, लेकिन उसी कार्य को करने के लिए उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उसके वेतन में कटौती की जाती है। तो ये सब जो है असमानता को दिखाता है ना। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलने में तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार रखता है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। और इस पुस्तक में आप इसके बारे में जो है पढ़ रहे हैं। तो समानता की एक ऐसी कोई टिकट नहीं है जो आप पैसे से खरीद सकते हैं। ये सभी व्यक्तियों को जो है इसमें योगदान देना पड़ेगा, सभी को जो है परस्पर आकर इसका सहयोग करना पड़ेगा, तभी इस असमानता को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं, जो कि अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है और हमारे समाज को खोखला कर रही है दोस्तों, है ना। ये आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे आप अम्बेडकर जी का चित्र देख रहे हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं दोस्तों। अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है बी आर अम्बेडकर का कथन है। ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेता है, जो उस व्यक्ति को जो है अगर वो जीवन जी भी रहा है तो वो अशोभनीय है ना। मनुष्य नश्वर है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। कह रहे हैं कि ये तो निश्चिंत है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, लेकिन ऐसा कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर जी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो है इस प्रकार के जो है कृत्यों को करने में जो है अपने साहस को प्रकट करें, है ना। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक जो है अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो साहसी है वो भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर रहा है, तो इससे अशोभनीय और कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये था अम्बेडकर जी का कथन। आइए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। तो आइए देखते हैं, एक महिला की कहानी से समझेंगे इस टॉपिक को दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से जो है असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समानता अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले जो है अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानती थी। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस से के पीछे बैठना होता था। अगर कोई गोरा व्यक्ति बस में चढ़ता है तो उस काले व्यक्ति को अपने स्थान छोड़कर, अपने सीट छोड़कर उस गोरे व्यक्ति को देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार की समानताएं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी विद्यमान थी, जो अब बहुत समय बाद जो है इसका अभी भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की समानताएं वहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि इस हद तक नहीं है, लेकिन है ना। तो आइए आगे देखते हैं। ये एक महिला का चित्र है दोस्तों। इनका नाम है रोजा पार्क्स, है ना। ये अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोह प्रतिक्रिया से अमेरिका इतिहास का दिशा जो है बदल गया था। इनका नाम है रोजा पार्क्स। ये सफ़र कर रही होती है बस में, तो एक गोरा व्यक्ति आता है और मतलब वो बोलता है कि आप जो है अपनी सीट ये देने से मना कर देती हैं उसको कि भाई पहले मैं आई थी, मैं बैठी, फिर अपना सीट मैं तुम्हें क्यों दूँ, इस वजह से कि मैं काली हूँ, तुम गोरे हो, है ना। इस प्रकार का जो है इस दिन से जो है ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बहुत समय लगा इस आंदोलन को जो है अपने मंजिल तक पहुँचने में, है ना। तो आइए देखते हैं इनके स्टोरी को।
रोजा पार्क्स, जिनका जो है जन्म 1913 में और मृत्यु 2005 में हो गई थी, है ना। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के कारण बस में उन्होंने जो है अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। वो अपने सीट पे बैठी हुई थी, काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उन्होंने जो है एक गोरे व्यक्ति को अपना सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे जो है नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूल के दरवाजे जो है खोल दिए जाएंगे, जबकि पहले जो है विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए स्कूल में वे बच्चे जो है पढ़ाई करते थे। तो जो अफ्रीकी अमेरिकन नस्ल के जो बच्चे थे उनके लिए एक विशेष जो है स्कूल बनाए गए थे, जिनमें वो उस प्रकार की जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उसी स्कूल में वो बच्चे जा सकते थे अपने मन के अनुसार। जो है गोरे बच्चे जहाँ पे पढ़ते थे वहाँ पे वो नहीं जा सकते थे, लेकिन इस मोमेंट के बाद जो इसका रिजल्ट आया, इसके बाद जो है इन बच्चों को भी जो है वहाँ पर पढ़ने का जो है अधिकार प्राप्त हो गया। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के ही समर्थ हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूल जैसा ही ऊंचा है। तो अभी भी जो है एक जो हम असमानता की बात कर रहे हैं, तो अभी भी वहाँ पे असमानताएं गरीबी के रूप में मौजूद हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा गरीब, उनके पास खाने की जो है किल्लत हो रही है। तो इस प्रकार की असमानताएं अभी भी मौजूद है, जहाँ पे बच्चे जो है अपने मनपसंद स्कूल में नहीं जा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो इस आंदोलन के बाद भी जो है वहाँ पे असमानताएं मौजूद है दोस्तों। तो ये चैप्टर आगे जो है एक और टॉपिक बचा हुआ उसके बाद समाप्त होने वाला है, तो आइए देखते हैं इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों और लास्ट टॉपिक है ये लोकतंत्र की चुनौती। इसको देखते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और आर्थिक जो है अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्ति को समानता और जो है सम्मान दिलाने का पक्षधर है। तो ये जो है इसका लोकतंत्र में चुनौती थी। यहाँ पे एक आर्टिकल 15 के बारे में दिया गया है। इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं दोस्तों, है ना। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये आर्टिकल 15 है। राज्य किसी नागरिक, राज्य मतलब सरकार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर मतलब दुकान या सार्वजनिक भोजनालय, होटल जैसे सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पे जाने से नहीं रोका जा सकता है इनको इस आधार पे कि जो है आप निम्न जाति को है, आप स्त्री हो, पुरुष हो, इस आधार पे कभी नहीं रोका जा सकता है। या फिर इस आधार पे जो है कुआं, सार्वजनिक स्थल जो तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम, इन स्थानों पर भी जाने से इन्हें नहीं रोका जा सकता है। किस आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इस आधार पे, है ना। तो ये जो चैप्टर था दोस्तों हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। इसके जो प्रश्न है उसको आप घर पे हल करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप NCERT बुक के क्वेश्चन से करते हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।